मालकिन ने 20 लाख की ऑफ़र की और मुझे अपनी 16 साल बेटी के साथ कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान था कि मालकिन कैसे अपनी ही 16 साल बेटी के साथ ऐसा काम कर सकती थी। मैं इनकार करना चाहता था कि लेकिन मेरी नज़र मालकिन की बेटी पर पड़ी तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। और फिर उस रात मेरा नाम शर्जील है। मैं अपनी बेरोज़गारी से बहुत तंग आ चुका था। ज़माने की खा खा कर थक चुका था। नौकरी ढूंढ ढूंढ कर जूते तक घिस चुके थे और आज फिर एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मायूसी के आलम में थका हारा वापस आ रहा था। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज आग बरसा रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरा सांस लिया। आज तो सूरज भी सवा नेज़े पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी ज़िंदगी में खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थे, मगर आज तो गर्मी भी मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अपने सर के ऊपर रखी और खुद का छांव बनाने की कोशिश करने लगा। सड़क के किनारे चलते चलते मैं थकने लगा तो कुछ दूर मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं इस दरख्त के घने छांव में आकर खड़ा हो गया। इस बरगद का पेड़ था। तब मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ। मुझे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। प्यास की शिद्दत से मेरा हलक खुशक हो रहा था। आसपास मुझे कोई नलका नजर नहीं आ रहा था। हर कोई अपने काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था। एक मैं ही था जो बेरोजगारी और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक धक्के ही खाता आ रहा था। तभी पानी की ठंडी बोतल लिए एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो एक सफेद दूधिया नस्वा हाथ था, जिसके हाथों में सोने की अंगूठी और चमचमाती हुई चूड़ियां पहनी हुई थी। मैंने झिझकते हुए उस औरत के चेहरे पर नजर दौड़ाई तो उसे देखकर हैरान रह गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसे पीले रंग की कमीज शलवार पहनी हुई थी। वे लगभग 40 से 50 साल की होगी। वहाँ खड़े सारे ही लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे, क्योंकि वह बहुत पूरा शख्सियत की मालकिन थी। वह औरत किसी खाते पीते घराने की लग रही थी, जिसने चेहरे पर मेकअप की एक भारी तह चढ़ा रखी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा कि ये लो पानी पी लो। मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो और तुम्हें प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए तुम खाली बोतल को अपने होठों से लगा रहे थे। मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं और पानी की बोतल लेकर अपने होठों से लगाई और घटाघट पी गया, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीकर वह बोतल औरत की तरफ बढ़ा दी। उसने वो बोतल मेरे हाथ में से ले ली तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। औरत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी टिप टाप काफ़ी मुतासिर करती थी और उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं पास ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। यूँ मैं रोज़ रोज़ नौकरी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और यही मेरी परेशानी की वजह है। मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सिफारिश के सिवा किसी को नौकरी नहीं मिलती और मेरे पास कोई तगड़ी सी सिफारिश नहीं है जो मुझे कोई नौकरी दे सके, या फिर मेरिट पर नौकरी नहीं मिलती। मैंने अपनी परेशानी की वजह उस औरत को बताई और उसकी दोबारा शुक्रिया अदा किया और मुझे जल्द से जल्द घर जाना था, क्योंकि मेरी बीमार माँ और मेरी जवान बहन घर पर भूखी बैठी हुई थी और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी हमारे घर का चूल्हा जलता और हमें खाने को कुछ मिलता। मैं फ़ौरन से उस औरत के सामने से निकलकर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलता था ताकि बस और रिक्शे के किराए पर भी पैसे खर्च ना हो। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं घर से निकलकर कई कई मील पैदल चल देता था। ये नहीं था कि मैं कंजूस था, मगर मेरे हालात मुझे इस बात की इजाज़त ही नहीं देते थे। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था, तब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वे वही पीले जोड़े वाली औरत थी जिसने मुझे पानी दिया था। वो मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। मेरे देखने पर उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मुझे लगा शायद उसका घर भी इसी रास्ते पर होगा, इसलिए वह मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन अब वह औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं खड़ा हुआ तो औरत भी खड़ी हो गई। मैं फिर से चलने लगा तो वह भी मेरे हम कदम होकर चलने लगी। मुझे गुमान हो रहा था जैसे वो औरत पागल है।
लेकिन इतनी हसीन औरत पागल कैसे हो सकती थी। मैंने बगैर कोई लगी लिपटी रखे औरत को कहा कि मैडम, आपके साथ क्या मसला है, आप क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? मैंने आपको पानी देने के लिए शुक्रिया तो कहा था, क्या मुझे पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे? औरत मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से अपना पर्स खोलने लगी। उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने झिझकते हुए लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैं उनको गिनने तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन पैसों की तादाद लाखों में थी। मैं हैरान था और कुछ बोल ही नहीं गया, लेकिन मुझे कुछ गलत होने का गुमान हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और राह चलते हुए आप मुझे 20 लाख का लिफाफा दिखाकर कह रही हैं कि इन पैसे मेरे भी हो सकते हैं। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है और आप कौन हैं? लेकिन उस औरत ने मुझे कहा कि तुम इत्मीनान रखो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। इस तेज़ धूप और गर्मी में बात करना मुझसे भी दोपहर हो रहा है। उसने ड्राइवर को इशारा किया तो गाड़ी को करीब लेकर आया। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, जबकि उसने ड्राइवर को इशारे से बाहर जाने का कहा। गाड़ी में एसी चल रहा था। इतनी गर्मी में एसी की हवा से मुझे राहत महसूस होने लगी। मैं एक टिक उस गाड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने तो कभी जिंदगी में इस किस्म की गाड़ी पर नहीं बैठा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये औरत मेरे काम आ सकती है। अब मैं भी दर दर के धक्के खाकर इस कदर तंग आ गया था कि मैं चाहता था कि औरत मेरी मदद करे और मुझे ये सारे पैसे दे दे। इसलिए मैं तहम्मुल से बैठकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार था और मैं उस औरत से कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इन पैसों का मालिक बन सकता हूँ। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गुर्बत की चक्की में मैं पिस पिस कर तंग आ चुका हूँ। लेकिन अगले ही पल उस औरत ने जो बात मुझसे कही, वह तो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को खूबसूरत और जवान मर्दों में बहुत दिलचस्पी है और आज उसकी सालगिरह है। तुम भी खूबसूरत और जवान मर्दों में चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को सालगिरह के दिन ऐसा तोहफा दूँ जिसे देखकर वह खुश हो जाए। और उस औरत की इस किस्म की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह किस किस्म की औरत थी और किस किस्म की माँ थी? वह अपनी बेटी को सालगिरह के तोहफे में एक नौजवान मर्द सौंप रही थी जो उसकी बेटी के साथ गलत काम करता, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता। एक औरत कैसे ये सब गवारा कर सकती है? मैं तो ये बात सुनकर भी शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने उस औरत से कहा, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैं मजबूर ज़रूर हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि पैसे के लिए किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये कहकर अभी जाने ही लगा था कि उस औरत ने लिफाफा उठाया और वहाँ से 20 लाख निकाल कर मेरे साथ वाली सीट पर रख दिए और कहने लगी कि सोच लो, तुम तो मुझे बहुत ज़रूरतमंद लगे थे, इसलिए मैंने तुमको ही ऑफ़र दी है, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी तो नहीं। एक रात तुम उसके साथ गुजारोगे तो तुम्हें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी, या तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी बेटी को खुश कर सको। ऐसी बात कहकर उस औरत ने तीर रखकर निशाने पर मारा, क्योंकि जो बात उसने कही थी ये किसी भी मर्द की तौहीन थी। उस औरत की बात ने मुझे परेशान कर दिया। एक पल के लिए मैं गहरी सोच में चला गया। अगर मैं खाली हाथ घर जाता तो आज मेरी माँ और बहन मायूस हो जाती। हर रोज़ मैं उनके उतरे हुए मायूस चेहरे देखकर थक चुका था, लेकिन नौकरी मिलना ना मिलना मेरे बस की बात नहीं थी। अम्मा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। मैं मुस्तकिल सरकारी अस्पताल में अम्मा का इलाज भी करवा रहा था, मगर सहूलियत नाकाफ़ी थी और प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी बहन की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन दूर दूर तक मुझे काम मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भी एक पल के लिए सोचा कि क्या है, अगर मैं एक रात के लिए काम कर लूँ तो मेरी मसाइल भी कम हो जाएंगे। मैं काम करने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने इस औरत की इस पेशकश को ठुकराया तो मेरे पास खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं होगा, और मुझे हराम मौत मरने से बेहतर इस हराम काम करना ठीक लग रहा था। मैंने उस औरत की ऑफ़र कबूल कर ली तो वह कहने लगी, मुझे तुमसे इसी समझदारी की तवक्को थी, तुम बहुत समझदार इंसान लगते हो। उस औरत ने मुझे 2 लाख एडवांस दिया, अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दिया और कहा कि घर जाओ, अपनी माँ बहन के लिए कुछ न कुछ लेकर जाओ, बाकी पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। पहली बार मेरे हाथ में एक साथ इतने पैसे आए थे। मैंने होटल से बना खाना लिया, क्योंकि अब मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और मैंने अम्मा की दवाइयाँ और कुछ फल लिए और घर के लिए आटा, चीनी, घी एक साथ खरीद लिया और रिक्शा करवा कर घर की जानिब चल पड़ा। जब इस कदर सामान से लदा पदा के मैं घर दाखिल हुआ तो मेरी माँ और बहन हैरान होकर मुझे देखने लगी। मेरी बहन भागती हुई मेरे पास आई और कहा, भाई इतना सारा सामान एक साथ, लगता है आज आपकी नौकरी लग गई। लेकिन अम्मा तफ्तीश नज़रों से मेरा जायज़ा लेने लगी। ज़ोर से खांसते हुए बोली, अरे बेटा,
یہ کس قسم کی نوکری ہے جس کے لگتے ہی تمہاری لاٹری نکل آئی جو تم اتنا سارا سامان اٹھا کر لے آئے؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہیں، ماں نے شاید میرا چہرہ یہ میری آنکھیں پڑھ لی تھی، یا پھر ان کا احساس ہو گیا تھا کہ میں کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ میں اپنی ماں سے کافی شرمندہ لگ رہا تھا اور ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں ان سے نظریں ملا لوں گا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، لیکن میں اپنی ماں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری ماں خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے اور تمہارے کام میں برکت ڈال دے۔ میری بہن خوشی خوشی کھانا نکالنے لگی اور پہلی بار ہم نے اتنا اچھا اور گرما گرم کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر رکشہ میں بیٹھ کر اس عورت کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں تھا، بہت بڑا محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے اس عورت کے نمبر پر کال کیا۔ اس عورت نے فون اٹھایا اور کہا، ہاں یہ میرا ہی ایڈریس ہے، تم فوراً اندر آؤ، میں تمہارے ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا، میرا تو ایسا محل نما گھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا اور وہ عورت عجیب و غریب لباس پہنے میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لی۔ اس سے کہنے لگا کہ میں ایک شریف انسان ہوں، تنہائی مجبوری میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، آپ میرے سامنے ایسا لباس پہن کر مت بیٹھیں۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری نیت دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیا تم میری بیٹی کو خوش بھی کر سکتے ہو یا نہیں۔ اور اس عورت نے مجھ سے کہا، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، رات کے وقت تمہیں جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ میں اسی عظیم شان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور وقت میرے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا۔ یوں رات ہو گئی۔ عورت نے مجھ سے کہا کہ چلو اب تمہارے کام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے حالات میں کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچ سکوں۔ میرے پیر مجبوریوں کی زنجیریں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن آج جب وہ عورت خود مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھیج رہی تھی تو میری حالت بڑی ہی عجیب ہو رہی تھی۔ میں بھی جوان مرد تھا، میری بھی خواہش تھی۔ حالات، غربت اور مجبوریوں نے انہیں آبد نیند سلا دیا تھا، لیکن خواہش کو بیدار کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ایک طرف تو میں سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ عورت اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی بھی اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی، کیونکہ وہ عمر میں بھی کم ہوگی، جبکہ عورت تو 50 سال کی تھی۔ یہ مجھے وہ عورت اپنی بیٹی کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اس کمرے میں اس طرح سے سجایا گیا تھا جیسے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہو، مگر جیسے ہی میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک بہت زیادہ حسین لڑکی سو رہی تھی، یہ شاید بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، یہ سو کیوں رہی ہے؟ تو میڈم نے مجھ سے کہا کہ اسے میں نے بے ہوشی کی دوا پلا دی ہے، اب تم سے جیسا کہا ہے ویسا کرنا، تم کو ایڈوانس والے پیسے بھی واپس کرنا پڑیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پیسے تو آدھے میں خرچ کر چکا تھا اور آدھے صبح میں اپنی ان رشتہ داروں کو دے کر آیا تھا جن سے میں نے قرض لیا تھا۔ اس لیے میں فوراً اس لڑکی کے قریب آیا۔ اس کی ماں نے دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیا اور خود باہر چلی گئی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حور جنت سے اتر کر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ میں اس کے چہرے کے نین نقش میں کھو سا گیا اور خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ وہ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی۔ میرے جسم کے اندر ایک عجیب سرشاری پھیل گئی۔ اب گناہ کا ڈر کہیں دور جا کر سو گیا تھا۔ میں جس کمرے میں 2 گھنٹے بیت چکا تھا، میں نے کھڑکی کے پردوں کو ہٹا کر باہر جھانکا تو اس لڑکی کی ماں دروازے کے باہر ٹہل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ عورت پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا سوال میں پڑ چکا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تم کو تنگ تو نہیں کیا، اسے ہوش تو نہیں آیا؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں میڈم، اب تک وہ بے ہوش ہی ہے۔ تب اس عورت نے خوشی سے 20 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا اب تمہارا کام ہو چکا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی نظر مت آنا اور اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ تم پر بھی الزام آئے گا، تم بھی پھنس سکتے ہو۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر حیرت تو ہوئی، لیکن میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا کام ہو چکا تھا۔ مجھے دوبارہ اس ماں بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔
20 लाख रुपए लेकर मैं खुशी खुशी घर आ गया। मैंने अपनी माँ को इन पैसों के बारे में फ़िलहाल नहीं बताया था। घर पहुँचते मुझे कुछ ही देर गुजरी थी, उस औरत का फ़ोन आया और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम सही तरीके से इस काम को अंजाम दे पाओगे, लेकिन जिस तरह से मेरी बेटी की हालत हो रही है उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे राब्ता रखना। मैं औरत की बात सुनकर खुश हो गया और मैं अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उस पर वीडियो देखने लगा जो मैंने उस औरत की बेटी के उस बंद कमरे में बनाई थी, क्योंकि अब मेरे अंदर भी पैसे का लालच बैठ रहा था और यह वीडियो मुझे वक्त आने पर काम आ सकती थी। मैं सारे से मजीद पैसे निकलवाने की तरकीब सोच रहा था। जब इंसान एक बार गुनाह का काम कर ले तो इंसान को उसमें लज्जत महसूस होती है और वो बार बार उस काम की तरफ खींचा चला जाता है। पहले मैं जितना इस काम से भाग रहा था उतना ही इस काम में मुझे कशिश महसूस हो रही थी। अगले रोज़ मैं सुबह सवेरे उठा और उस औरत के बंगले के बाहर खड़ा हो गया और मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल कर मैंने एक नंबर पर फ़ोन किया। वहाँ से वह लड़की निकल आई और मेरे साथ बाइक में बैठ गई। मैं उसके साथ बाइक में बैठा सीधा कोर्ट में आकर रुक गया था, क्योंकि आज हम दोनों की कोर्ट मैरिज थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, उसका सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह थर थर काँप रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसे सर्दी लग रही हो। उसकी कैफियत बहुत अजीब थी। उसकी कैफियत को समझ सकता था, क्योंकि जब कल रात मैंने उस लड़की के कमरे में गया और उसकी माँ ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो उस लड़की को देखकर एक पल को हैरान रह गया था। वह लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ क्यों उसे होश हवास से बेगाना करके बेहोश करके इसके साथ इस किस्म का काम करवा रही है। हालांकि वह तो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को सालगिरह का तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन इसकी बेटी तो होश में ही नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तब मैंने कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया तो उस लड़की की साइड टेबल पर मुझे एक डायरी नज़र आ गई और जब मैंने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो हैरान रह गया। उस डायरी में उस लड़की की आप बीती थी। बचपन से अब तक उस लड़की पर जो जो जुर्म ढाए गए वे सब उस डायरी में लिखे हुए थे, कि किस तरह उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी की और उसकी सौतेली माँ ने उस पर लड़की की ज़िंदगी अजीर बना दी और उसको अपने बाप की नज़र में भी गिरा दिया और उसे पागल कहकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। उस औरत की दुश्मनी की असल वजह ये महल नुमा घर था जो उस लड़की के नाम पर था। उस लड़की की सौतेली माँ चाहती थी कि उसका शौहर ये घर अपनी बीवी के नाम करे और इस वजह से वह उसकी बेटी को पागल और बदकिरदार साबित करना चाहती थी। इसी वजह से उसने मुझे पैसे देकर उस लड़की के कमरे में भेज दिया था। मेरी कोशिशों से वह लड़की होश में आ गई थी। मुझे देखकर एकदम खौफजदा हो गई, लेकिन मैंने उससे बताया कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ और बचपन से लेकर अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सब जान चुका हूँ। तुम्हारी माँ इतनी घटिया औरत है, इसलिए उससे तुमको बेहोश करके मुझे 20 लाख देकर तुम्हारे साथ गलत काम करने को कहा। मैं वक्ती तौर पर पैसों की लालच में तो आ गया था, लेकिन मेरे ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया कि मैं एक ऐसी लड़की पर जुल्म ढाऊं अपने होशो हवास में भी नहीं है। मेरी बातें सुनकर वह लड़की रोने लगी और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने उसकी बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी करो। मुझे तुम्हारे पैसों की लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के चुंगल से आज़ाद हो जाओ। वह लड़की बगैर कुछ सोचे समझे एकदम से मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई और यूँ हमने कोर्ट मैरिज कर ली। जब उस लड़की की सौतेली माँ ने उसको अपने बाप की नज़रों में गिराने के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑन किया ताकि मेरा उस लड़की की उस रात की वीडियो उसके बाप को दिखाकर उसको अपने बाप की नज़रों में गिरा सके, लेकिन वहाँ पर कोई वीडियो प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरे के सामने पर्दा डाल दिया था। और इससे पहले कि वो औरत कोई और साजिश करती, मैंने एकदम से उस औरत की वह वीडियो उनके शौहर के सामने चला दी जिसमें उसने वह सब कुछ मुझे उस लड़की के साथ करने को कहा। जैसे जैसे उसका ऑडियो चलता जा रहा था उसके शौहर की आंखें अंगारे उबल रही थी और वह औरत अपनी सफाई में तवातर बोल रही थी। ढीठ मन की इंतहा थी। शायद मेरी कुदरत की करनी ऐसी हुई जिसको वह बर्बाद करना चाहती थी। वह खुद ही तलाक का धब्बा लेकर इस घर से निकल चुकी थी। रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसके बाप ने मुझ पर शफकत का हाथ रखा और मुझे दिल से अपना दामाद कबूल कर लिया।